इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ेंगे। बोले कि इंडिया इंडिपेंडेंस कब बनी, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली ब्रिटिश रूल से, 1947। चाइना को कब स्टैब्लिश किया गया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चाइना या चाइना, देखो चाइना को हम लोग पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं ना। तो चाइना कब स्टैब्लिश हुआ, चाइना कब स्टैब्लिश हुआ, तो चाइना को स्टैब्लिश किया गया 1949 में। 2 साल बाद। हाँ बिल्कुल, ऐसे याद रखना, 2 साल बाद। ठीक है। उसके बाद 1950 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1950 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। 1950 में इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो जाता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। 1 अप्रैल 1950 में इंडिया बिकम द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब इंडिया पहला ऐसा नॉन सोशलिस्ट, इंडिया सोशलिस्ट कंट्री तो है नहीं, है ना, पहला नॉन सोशलिस्ट कंट्री जिसने चाइना के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टैब्लिश किया। ठीक है। बोला ये जो फ्रेज है ना, इसको बोला था हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। जबकि रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ था, हिंदी चीनी भाई भाई नेपाल चाइना के साथ है। ठीक है ना। सिंबलाइज द ब्रदरहुड बिटवीन द टू नेशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि दोनों कंट्री में ब्रदरहुड है ना, भाई भाई वाला चाह रहा है। ठीक है। उसके बाद 1954 में पंचशील एग्रीमेंट होता है नेहरू और चू इन लाई के बीच में। देखो 1954 में पंचशील होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन किसके किसके बीच में होता है ये तुम लोगों को याद करना है। जवाहरलाल नेहरू और जो इन लाई के बीच में पंचशील होता है। पंचशील जो है ये 20, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 29 अप्रैल 1954 में होता है इंडिया और चाइना के बीच में। जो पंचशील है वो कब साइन होता है, तो 29 अप्रैल 1954। अब हम लोगों को डेट भी याद करना है। डिप्लोमेटिक रिलेशन 1 अप्रैल 1950 और ये पंचशील 29 अप्रैल 1954। पंचशील का दूसरा नाम है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया। पंचशील का दूसरा नाम क्या है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, है ना, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। आ जाओ। बोला कि ये जो 5 प्रिंसिपल है ना, ये क्या है। 5 प्रिंसिपल आउटलाइन इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या 5 प्रिंसिपल को रखा गया था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर कंट्री, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, ये एकदम सब में कॉमन होता है। गुजराल डॉक्ट्रिन में भी देखो तो ये तुमको मिलने देखने को मिलेगा कि हम लोग म्यूचुअली क्या करेंगे, एक दूसरे के सॉवरेनिटी, एक दूसरे की टेरिटोरी की जो इंटीग्रिटी है उसको रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, हम लोग नहीं हो रहा है, रुक जाओ तो एक बार आरसी को हम बोल, नहीं हो रहा। फिर से लिंक सेंड कर देते। ठीक है। तो नॉन म्यूचुअल एग्रेशन, एग्रेशन मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा करना दोनों कंट्री के बीच में, है ना, वो नहीं करना है, बल्कि नॉन म्यूचुअल एग्रेशन, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस ईच अदर इंटरनल अफेयर, मतलब हम लोग दोनों ही एक दूसरे के कंट्री के इंटरनल मामला में ये नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, अगर हम लोगों को कुछ फायदा होता है तो हम लोग दोनों ही करेंगे बराबर बराबर। मान लो इंडिया को कुछ फायदा होता है तो इंडिया वो शेयर चाइना के साथ करेगी, चाइना को कुछ बेनिफिट होता है तो वो इंडिया के साथ शेयर करेगी। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम लोग क्या करेंगे, पीसफुल बना के रखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो उसको बातचीत करके सॉल्व कर लेंगे, है ना, पीसफुली। ठीक है। सुषमा समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखो, हम लोग पूरा स्टोरी 1947 से पढ़ रहे। 47 में इंडिया को आज़ादी मिली, 1949 में तुम्हारा चाइना को इंडिपेंडेंसी मिली, 1950 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गया, 1962 में तुम्हारा क्या हो गया, अगर तुम रोड मैप बनाना चाहोगी तो, सॉरी 1962 नहीं, सॉरी 1954, 1954 में तुम्हारा पंचशील आया, है ना। अब उसके बाद 1959 आया, 1959 में क्या हुआ कि तिब्बत का जो स्पिरिचुअल गुरु थे, मतलब अभी बता रहे, तिब्बत एक स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है ना। द तिब्बतन पीपल रिवरेंस फॉर इंडिया एज देयर स्पिरिचुअल मेंटर एंड सेंचुरी ऑफ बुद्धिज्म वाज आल्सो सिग्निफिकेंट। हाउएवर चाइना इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर द तिब्बत, देखो तिब्बत के जो लोग हैं ना,
तिब्बत के जो लोग हैं ना वो इंडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया में क्या बुद्धिज्म वगैरह भी है ना, गौतम बुद्ध की वजह से वो लोग जुड़े हुए थे। ठीक है। और चाइना चाह रही थी कि जो तिब्बत है ना उसमें चाइना का कंट्रोल। तो इंडिया का डिसीजन टू ग्रांट एसिलम टू द दलाई लामा इन 1959। ठीक है। कंट्रीब्यूट टू द टेंशन, मतलब क्या हुआ कि जब भी चाइना तुम्हारा तिब्बत पे कंट्रोल कर रही थी, तो तिब्बत के जो स्पिरिचुअल गुरु है दलाई लामा, हम लोग है ना यहाँ पे भूटानी लोग आते हैं, ठीक है, सूटर बेचने के लिए। तो वो लोग लगाते हैं, अब तो हट गया होगा मे बी। तो देखना, तुम जैसे एंटर करोगी ना, देखना दलाई लामा का फोटो लगा हुआ रहता है और नाम भी लिखा हुआ रहता है। तो जो तिब्बत के लोग हैं ना, वो लोग दलाई लामा उनके स्पिरिचुअल गुरु है। ठीक है, कौन है स्पिरिचुअल गुरु? तो ये स्पिरिचुअल गुरु इंडिया में कब आते हैं? 1959 में। ठीक है। तो भाई पूरा स्टोरी में 1947 से स्टार्ट की हूँ कि इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में। चीन को कब स्टैब्लिश किया गया, चाइना को कब स्टैब्लिश किया गया? तो 1949 में। और 1950 में चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुआ, और 1959 में दलाई लामा इंडिया एंटर करते हैं। ये यहाँ तक का स्टोरी कंप्लीट हो गया। 1947 से लेके 1959 तक का कंप्लीट। मैं ऊपर चलती हूँ, ठीक है। अगर जिसका छूट गया है जैसे कि, तो वो देख लेना वीडियो स्टार्टिंग का, ठीक है। ठीक। वैसे कुछ नया नहीं था, खाली वही उसको कब स्टैब्लिश किया गया था वो नया था, ठीक है। अब आया तुम्हारा टेंशन का पीरियड। 1962 में सैनो इंडिया वार होता है। सैनो यानी चाइना, चाइना इंडिया भी बोलते थे। हम जब मास्टर्स में थे ना, तो मुझे सैनो का मतलब नहीं पता था कि इसको चाइना बोलते हैं। तो हम लोग क्लास में सर चाइना चाइना करके पढ़ाए, और जब हम बुक जा रहे देखने के लिए, तो बुक में सैनो इंडिया वार लिखा हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये उसका टेंशन हो गया कि अरे रेफरेंस में भी सैनो लिखा हुआ है, चाइना तो लिखा हुआ ही नहीं। इतना मतलब आदमी का दिमाग उस समय ये था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अल्हड़ जैसा कर रही थी। और अब समझ में आता है कि सैनो होगा यानी चाइना, ठीक है, और इंडो यानी इंडिया। तो सैनो इंडिया वार या चाइना इंडिया वार कब हुआ? तो 1962 में। अगर तुमसे कोई पूछे तो बोल देना, ठीक है। ये लड़ाई क्यों हुई थी? बॉर्डर डिस्प्यूट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, स्पेशली नियर कैंगोका पास। कैंगोका के पास जो लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, उसको लेकर लड़ाई होता है, ठीक है। चाइना क्या करती है, अपना बॉर्डर को बढ़ाती है कि ये मेरा जगह है, ठीक है ना। इंडिया बोलती है कि नहीं, जैसे अरुणाचल प्रदेश वाला पीरियड हुआ, चाइना अपने मैप के अंदर दिखाती है, तो उस तरह से लड़ाई होता है। और इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया, उसको बोलेंगे लैंड ऑफ कंट्रोल। ये वाला कंफ्यूजन दूर करो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसका नाम है लैंड ऑफ, सॉरी, इंडिया और चाइना, हाँ, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। एलओसी। एलओसी बोलेंगे, ठीक है। इसको एलएसी बोलेंगे, उसको एलओसी बोलेंगे। समझ में आ गया? तो एक तो तुम्हारा बॉर्डर को लेके, जो लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके लड़ाई हो रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये लड़ाई का वजह बनी। दूसरा ये हुआ कि इंडिया ने सेल्टरिंग ऑफ द दलाई लामा आफ्टर द फ्लाइट फ्रॉम द तिब्बत, मतलब तिब्बत में तो दलाई लामा, तिब्बत के जो स्पिरिचुअल गुरु थे दलाई लामा, उसको उन्होंने अपने जगह पे शेल्टर दिया था, रहने के लिए जगह दिया था इंडिया। तो ये बात भी चाइना को बुरा लगा था कि जिस इंसान से मेरा लड़ाई हो रहा, उस इंसान को ही आप अपने घर में, अपने कंट्री में जगह दे रहे हैं। The conflict last about 4 weeks and result heavy Indian casualty before China force withdraw। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट का जो वजह था ना, एक एक होता ना अंदर से इंसान को खाता है कि नहीं, वो कैसे कर सकता है। मेरा फ्रेंड था, और मेरा फ्रेंड मेरे अगेंस्ट गया, दलाई लामा को अपने घर में रहने दिया, फिर लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी लेके लड़ाई कर रहा है। तो ये सब का नतीजा क्या हुआ कि 1962 में वार हुआ। जब 1962 में वार हुआ, यानी सैनो इंडिया वार बोलो या चाइना इंडिया वार बोलो, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखा गया था। रिपोर्ट का नाम था हैंडरसन ब्रूक्स भक्त रिपोर्ट, ठीक है, या हैंडरसन ब्रूक रिपोर्ट is the report of investigation commission which conduct an operation, यहाँ पे रेज हो गया, रिव्यू ऑफ द इंडियन आर्मी ऑपरेशन ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार। ये देखने, इसको लिखा था ब्रिक भक्त ने, ठीक है ना, इसको लिखा था किसने? ब्रिक भक्त ने। इस रिपोर्ट में मतलब ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि इंडियन आर्मी ने कैसे ऑपरेट किया था। इंडिया ये जंग हार गया था, 1962 का जो वार है, इंडिया हार गया था।
तो उसको मतलब एक तरीके से देखने के लिए कि कैसे कैसे इसको इस बार को इस ऑपरेशन को कैसे कैसे कंडक्ट किया गया था, इन सब की स्टडी करने के लिए रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद नथुला क्लश 1967 में होता है, नथुला क्लश। ठीक है, नथुला क्लश अगर तुमसे पूछे कब हुआ तो 1967 में आ जाओ। नथुला क्लश क्या हुआ था मैं बताती हूँ। यहाँ पे नथुला क्लश जो नथुला क्लश जो है ये 11 सितंबर 1967, डेट देख लो 11 सितंबर। पंचशील का भी हम डेट पूछेंगे। जब चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की आर्मी है, मैं पढ़ाई थी चाइना में, इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया इंडिया के पोस्ट नथुला पे। ठीक है, दिस स्क्रीमेज लास्टेड टिल, ये कब तक का चला, 15 सितंबर तक 1967। जब उन्होंने हमला किया तो इंडियन आर्मी भी करेगी, तो ये जो 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चला, कुछ दिन ही चला, 11 12 13 14 है ना, 4-5 दिन ही चला। तो बस नथुला ये है 90। फिर 1967 में, फिर अक्टूबर में, सितंबर में तो मामला खत्म हो गया, फिर सितंबर में ये लोग फिर करते हैं चालो क्लश, चौला क्लश। ये अक्टूबर 1967 में अनदर मिलिट्री ड्यूल टुक प्लेस चावला। दिस सिक्रिज्म was brief and ended on the same day. Once again, Indian forces were able to drive back the attack China's troops. चाइना मिलिट्री क्या करती है, चालुला पे, चालुला एक प्लेस है, ठीक ना, चोला सॉरी चोला, चोला एक प्लेस है, वहां पे अटैक कर देती है, अटैक करती तो ये लोग भी करते हैं, तो बस वही दिन ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं फिर से डेट याद कराऊं, कैंसिल, चलो सुषमा क्लास में तुम थी, स्टार्टिंग बताओ कहाँ से हुआ था। 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ चाइना। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, स्टैब्लिश किया गया। हाँ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हाँ, 1950 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुआ, और चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन हुआ। ठीक है, 1954 में पंचशील एग्रीमेंट का पूरा डेट बताओ, पंचशील का पूरा डेट बताओ। 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1959 में दलाई लामा 1950, इंडिया आया। हाँ एक मिनट, 1959 में दलाई लामा जो है वो इंटर करता है इंडिया, है ना, दलाई लामा। फिर सितंबर 1967 में नहीं, 1962 वाला स्टोरी, इंडो सीनो वॉर, इंडो सैनो वार, हाँ, सीनो इंडो वार जो भी बोलोगे। उसके बाद बताओ 1962 में हैंडब्रुक, सितंबर 1967, हाँ 62 में हैंडरसन ब्रुक लिखा गया, हैंडरसन ब्रुक। फिर 1967 में बोलो, नथुला, नथुला क्लश, नथुला क्लश, नथुला क्लश, और ये सितंबर में था, है ना, 1967 में 11 सितंबर, आप 15 सितंबर को खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद चौला चोला क्लश 1967 अक्टूबर, यहाँ तक का खत्म हो गया क्लास जो भी था, है ना। चलो आगे, नरेंद्र मोदी का नहीं याद करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल टाइम गया हुआ है, मतलब गए हुए हैं, तो इनका याद करने से कोई ये नहीं है। चलो आओ, सबसे पहली बार विजिट कौन करना, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू 1954 में। ठीक है, राजीव गांधी 1988, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। राजीव गांधी 1988 जाते हैं चाइना। वीपी नरसिम्हा राय 1993 में गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में गए हैं चाइना, और मनमोहन सिंह 2008 में, और नरेंद्र मोदी बहुत बार गए हैं, 2015 स्टार्टिंग है इनका। ठीक है, ये 15 में गया है, फिर 17 में गया है, फिर 17 में गया, फिर 18 में भी गया है, ऐसे इस तरह से गए हैं, कोविड के टाइम खाली स्किप किए थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1954 में जाते हैं, राजीव गांधी 1988, वीपी नरसिम्हा 1983, अटल बिहारी वाजपेयी का क्वेश्चन आया हुआ था 2003, और मनमोहन सिंह 2008, नहीं मनमोहन सिंह का आया था, दोनों का आया था, अटल बिहारी वाजपेयी का भी आया हुआ था और मनमोहन सिंह का भी आया हुआ। ठीक है,
चलो मुझे बता दो तो अब तुम लोग जल्दी सन कि पहले कौन गया था, जवाहरलाल नेहरू 1922, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, डेट 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 उसके बाद 1993, 1993, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 2003, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह डेट 2008, नरेंद्र मोदी स्टार्ट कब किए थे जाना, 2014, 2015, ठीक है। चलो वहां तक तो हो गया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। दोकलाम स्टैंड ऑफ क्या है? दोकलाम स्टैंड ऑफ, द दोकलाम स्टैंड ऑफ 2007 में आया था, was a significant crisis where China's road construction in a disputed area, Bhutan border with India, lead to face off between India and Chinese troop। मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है एक्चुअल में? दोकलाम जो है ये भूटान में है, ठीक है, भूटान के बॉर्डर में आती है। अब भूटान का जो बॉर्डर है ना, वहां पे चाइना क्या कर रही है? अपना रोड को कंस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है। तो भूटान जब चाइना से लड़ रही है तो इंडिया का जो ट्रूप, इंडिया जो मिलिट्री है वो लड़ती है कि वो नहीं बनाने देगी चाइना का रोड दोकलाम में। तो ये 2017 में हुआ था दोकलाम वाला, ठीक है। दोकलाम इशू कब हुआ था? 2017 में हुआ था। देखो वैसे तो देखो, अगर जैसे कि ये देखोगी तो मतलब थोड़ा बहुत इंडिया में आएगा लेकिन पूरा नहीं आएगा, क्योंकि नहीं ये तो हाँ यहाँ पे वो इंडिया जो है भूटान की तरफ से लड़ा था, ये मेन पड़ेगा भूटान में, ठीक है, ज्यादा पड़ेगा भूटान में। और चाइना सोचा ये भूटान तो ऐसे भी कमजोर है, चलो हम लोग उसके अगेंस्ट ही कर लेते हैं ना। तो 2017 में क्या होता है, इंडिया के जो बॉर्डर फोर्स होते हैं, जो बॉर्डर पे मिलिट्री फोर्स होती है, इंडियन आर्म फोर्स, वो क्या करती है? चाइना की आर्मी से लड़ती है। वो चाइना के आर्मी से लड़ती है कि नहीं हम यहाँ पे ये बनाने नहीं देंगे। तो उसी को बोला जाता है डोकलाम स्टैंड फॉर, ठीक है। अच्छा इसका पूरा डेट मैं लिख देती हूँ, क्योंकि देखो भाई एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। डोकलाम स्टैंड वो 16 जून का है, 16 जून, ठीक है। और 2017 सॉरी 2017, ठीक है। जो क्या करते हैं, चाइना जो है वो रोड बनाते हैं भूटान में, है ना। तो इंडिया चाइना का चूंकि दोस्त, इंडिया भूटान का दोस्त है ना, और बॉर्डर भी है उसके साथ। तो इस वजह से इंडिया क्या करता है, इंडिया का आर्मी भूटान के साइड से वो रोड बनाने के लिए नहीं देते, लड़ाई करते चाइना की ट्रूप के साथ, ठीक है। तो ये चाइना इंडिया बॉर्डर भी बोल सकते हैं इस लड़ाई को, ठीक है। ये लड़ाई चला था तुम्हारा 28 अगस्त 2017 तक चला था, ठीक है। ये लड़ाई मतलब हाँ मतलब इतने ही दिन चला था, इससे ज्यादा दिन नहीं चला था, ठीक है। समझ में आ गया? 16 जून को स्टार्ट हुआ था और 28 अगस्त 2017 को खत्म हो गया था। तो स्टार्टिंग डेट याद कर लो और तक कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया रोकने के लिए चाइना के आर्मी को कि वो वहां पे रोड ना बनाए, इस वजह से ये लड़ाई हुआ था। चलो वुहान स्पिरिट 2018 का है। द वुहान समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के बीच में होता है वुहान स्पिरिट। मतलब ये याद करना इसलिए जरूरी है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है ना। वुहान स्पिरिट जो है ना वो तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है कि तुम इसको इस तरह से ये करो, क्या नाम है, जैसे आ गया दोकलाम, ठीक है, दोकलाम के बाद वुहान, फिर चाइना चेन्नई चेन्नई कनेक्टेड, गुलबान वैली। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन में तो था शायद ये दोकलाम स्टैंड अप था। दुकलान स्टैंड अप हर साल आता है, एक साल बीच करके ऐसे करके आते रहता है, ठीक है, हर साल आता है, ठीक है। देखो अब वुहान स्पिरिट 2018 में हुआ। ये वुहान स्पिरिट हुआ क्या था, ये मीटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के बीच में हुआ था। ये बातचीत, ये मीटिंग था। यहाँ पे बोला गया था कि भाई हम लोग दुकलाम को लेके क्यों लड़ रहे हैं,
ठीक ना। दोनों इस पे ही बात किए थे, डोकलाम के बारे में ही बात किए थे दोनों, कि हम लोग मतलब बायलिटरल रिलेशन स्टार्ट करते हैं, क्यों उसके लिए, इसके पीछे मतलब हम लोग पढ़े हुए हैं, इस तरह से बात हुआ था। फिर उसके बाद 2019 में चेन्नई कनेक्टेड हुआ, मतलब अब यहाँ पे वहां का प्रेसिडेंट अब इंडिया आएगा। पहले तो नरेंद्र मोदी गए, ठीक है, पहले तो नरेंद्र मोदी गए, अब वहां का जो सी जिनपिंग है वो आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब 2019 में दिस वाज द मीटिंग बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। चेन्नई में आते इंडिया का एम था इम्प्रूव करना बायलेटरल रिलेशन, भाई बायलेटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करना था, इसलिए ये वाला हुआ था चेन्नई कनेक्टेड। चेन्नई कनेक्टेड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कनेक्शन, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब देखो इम्पोर्टेंट कब बनता है, जब बहुत ज्यादा उस बात पे फोकस किया जाता है, इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया था, ठीक है, तो उतना नहीं भी अगर ये लोग माइंड में रखोगे तो उतना कोई ये नहीं है। बाकी दोकलाम याद रखना और वहानी स्पिरिट भी याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ये याद भी हो सकता है क्रोनोलॉजिकल में, है ना, 2019 का है ये। जैसे देखो भाई, पहले दोकलाम हुआ 2017 में, अब उसी का बातचीत करने के लिए वहान स्प्लिट हुआ, अब वहान के बाद चेन्नई कनेक्टेड, है ना, चेन्नई कनेक्ट 2019 में हुआ। क्या बातचीत करने के लिए हुआ था भाई, कि बायलेटरल रिलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, चेन्नई कनेक्टेड, नरेंद्र मोदी और तुम्हारा ये सी जिनपिंग के बीच में हो गया। अब देखो 2020, ये पूरा स्टोरी ना एक तरह साल से जुड़ा हुआ, 2017 से लेकर 2020, गलवान वैली क्लस रिजल्ट कॉजुअलिटी बोथ साइड इंटेंसिटी टेंशन, आ गया गलवान वैली। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, गलवान वैली भी आता है। गलवान वैली जो है, अच्छा यहाँ पे जून तो मैं लिखी हूँ, लेकिन ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी तो याद करना पड़ेगा ना, कि कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ईयर भी याद करना पड़ेगा, सॉरी डेट भी याद करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये 15 जून का था, 15 जून 2020 में गलवान वैली स्टार्ट होता है। गलवान वैली क्या है, देखो हम बता रहे, लद्दाख है ना, लद्दाख के पास में ही तुम्हारा गलवान वैली है, ठीक है, जहाँ पे इस गलवान वैली के नजदीक ही, लद्दाख के नजदीक ही तुम्हारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ता है, साइचीन का इलाका पड़ता है, ये सब पड़ता है। तो उसी को लेकर वहां पे लड़ाई हुआ था, चाइना फोर्स और इंडियन सोल्जर दोनों के बीच में लड़ाई होता है, ठीक है, जबकि इंडियन सोल्जर को सुनते हैं कि पता नहीं, हमको नहीं पता इतना, ये सब बात ऐसे खुला नहीं करनी चाहिए, बस इतना याद कर लो कि 15 जून 2020 में गलवान वैली हुई थी, ठीक है ना। अब फिर से दोनों कंट्री के बीच में टेंशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसके बाद इंडिया ने क्या किया था, बहुत सारी चीजों को बैन भी कर दिया था, जैसे कि टिकटॉक था इंडिया में, तो टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, टिकटॉक चाइना का था, ठीक है, तो चाइना को उन्होंने बैन कर दिया था, ठीक है, तो इस तरह से याद रखना। उसके बाद आ जाओ, अब ये करंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन क्या है कि तुम लोगों को पता है ना एससीओ का मेंबर चाइना भी है, कौन कौन जानता है कि एससीओ का मेंबर चाइना भी है, बोलो, हाँ है हाँ ना, जानते हैं हाँ। सब जानता है, सब जानता है। तो अब एससीओ का समिट हुआ, कब हुआ भाई, 31 अगस्त से, अगस्त से लेकर देखो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का तुम्हारा सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ, तै तंजीन में, तैजीन में, तैजीन कहाँ है, चाइना में, ठीक है, समझ में आ रहा है, तैजीन कहाँ है, चाइना में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग यहाँ पे मिलते हैं और बातचीत करते हैं, 2018 के बाद मिले यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2018 में नरेंद्र मोदी गए थे वहान स्पिरिट में, ठीक है, वहान स्पिरिट में गए, मतलब 2012 के बाद, मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी गए थे यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कि 2018 के बाद नरेंद्र मोदी गए थे यहाँ पे, तो यही बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो अब अगर तुमसे पूछे कि एससीओ का समिट कब हुआ था, कौन सा कंट्री इंपॉर्टेंट है, कंट्री इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसलिए इसको याद करा रही ना, बस समझो, एक तो मैं जब एससीओ पढ़ाऊंगी तब भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, जब एससीओ पढ़ाऊंगी तभी मैं समिट याद कराऊंगी, और एक तो मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे डबल डबल तुम लोग को डबल याद हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 2025 में है, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक और चीज भी पढ़ाऊंगी, रुक जाओ, ये 2025 का है, तुमको पता है कि जब 26 होता है तो 26 का भी अनाउंसमेंट हो जाता है, 27 का भी अनाउंसमेंट हो जाता है,
तो एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि 2025 में कहाँ पे हुआ, मैं इसको अच्छे से बना लिख देती हूँ, रुक जाओ। करंट जब पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा पढ़ा दूँ, है ना, जगह थोड़ा मिले मुझे, यहाँ पे पढ़ाती हूँ। देखो अभी हमें तुम लोगों को क्या पढ़ा है कि 2025 में जो एससीओ का समिट हुआ, ठीक है, 2025 में जो एससीओ का समिट हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तुम्हारा चाइना में। पूरा डेट क्या था भाई, तो 31 अगस्त से 1 सितंबर, ये तुम्हारा डेट था चाइना का। सिटी कौन सा था, अगर पूछेगा दिमाग में होती होगा तो ताइजान, हाँ ताइजीन, ताइजीन, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 2026 का भी अनाउंसमेंट हो जाता है, ठीक है, किर्गिस्तान में होगा। किर्गिस्तान, ए होगा किर्गिस्तान, और सिटी होगा तो बिशकेक, बिशकेक था ना, बिशकेक, BIS में फिर से लिख दे रही हूँ, हाँ बिशकेक ही था, मैं तो पढ़ी थी तो बिशकेक था, BISH, बिशकेक, ठीक है, सिटी का नाम है। लेकिन 2027 का भी अनाउंसमेंट हो गया है, जो कि हम लोगों के लिए जानना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान में होगा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद में है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये हो गया। जो इम्पोर्टेंट था मैं वो पढ़ा दी, इम्पोर्टेंट वाला हो गया, ठीक है, सारा ही इम्पोर्टेंट था, ऐसा बात नहीं है। ये हो गया ना, चलो ये कंप्लीट हो गया। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे मैं पूछी हूँ, मैं एक बार क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मैं बता दो, मुझे बताओ कि ये क्या नाम है, दोकलाम कब हुआ, 2017। वहानी स्पिरिट कब हुआ, 2018। चेन्नई कनेक्टेड कब हुआ, 2020। गलवान वैली का पूरा डेट बताओ मुझे, गलवान वैली का पूरा डेट। अच्छा, चेन्नई कनेक्ट 19 होगा या 20? नहीं 19, 20 में तो तुम्हारा गलवान वैली हो जाएगा, अच्छा, और उसके बाद गलवान वैली का मुझे पूरा डेट चाहिए। जुलाई 2020। जून 2020। हाँ जून होगा, हाँ तो गलवान वैली जून था, ठीक है, याद रख लेना, गलवान वैली जून था। इतने दूर जो मैं इसको मिटा के लिख देती हूँ अच्छा से डेट, गलवान वैली का जो डेट है वो 15 जून 2020, ठीक है, ये गलवान वैली का डेट है। अब मुझे बताओ कि 2025 में एससीओ का समिट कहाँ हुआ था, चाइना में। ताइजीन, ठीक है, हाँ ठीक है, और 2026 में कहाँ होगी, किर्गिस्तान। और 2027 में कहाँ होगी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद। चलो ये तो तुम लोगों का करंट भी हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया ना पेज, यहाँ पे आते हैं। अब आ जाओ, बोला कि चीन का इलाका, दिस रीजन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चाइना, चाइना इसको एडमिनिस्ट्रेट चलाती है, बट क्लेम बाय इंडिया, लेकिन इंडिया से क्लेम करती है, इट इज मोस्टली uninhabited high altitude wasteland but has some significant pasture land as the margin. The area is strategically important as it is lies at the interconnection of Kashmir, Tibet और जिनचैंग से जुड़ा हो। बोला ये जो तुम तीन का एक सचिन का इलाका जो है ना, ये कश्मीर, तिब्बत और जिनचैंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
ये मर्ज है एक दूसरे से, और ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है और ये इंडिया का भी पार्ट आता है। इसको लेकर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड होता है, लड़ाई होता है। फिर इंडिया क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न सेक्टर जो है ना उसको भी लेकर इंडिया क्लेम करती है और उसको लेकर चाइना लड़ाई करता है। मैकमोहन लैंड डिस्प्यूटेड एरिया है। द लैंड वाज, इस लैंड को 1914 में सिमला कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। 1914 में सिमला कन्वेंशन हुआ था, ब्रिटिश इंडिया ने करवाया था इंडिया और तिब्बत के बीच में। उस टाइम तिब्बत थी, चाइना नहीं थी, ठीक है। उस टाइम तिब्बत हुआ करता था। तो तिब्बत और इंडिया के बीच में ब्रिटिश क्या करता है, एक लैंड खींच देता है, यहाँ से बॉर्डर रहेगा ये का, यहाँ से आप चाहिए आ सकते हैं, यहाँ से मतलब यहाँ से आप लोग का लैंड खींचा हुआ है। और इन्होंने इस बॉर्डर का नाम दे दिया, ब्रिटिश ने, मैकमोहन लैंड, ठीक है। तो चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस लैंड, चाइना बोल रहा है कि हम इस लैंड को नहीं मानते, मैकमोहन लैंड को। वो क्लेम करता है कि तिब्बत वाज नॉट इंडिपेंडेंट, उस वक्त तिब्बत तो इंडिपेंडेंट नहीं था ना, वो तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर था। व्हेन इट इज साइन द एग्रीमेंट, तो उसे ये एग्रीमेंट साइन कैसे किया। द डिस्प्यूट एरिया इज नॉन एज द अरुणाचल प्रदेश विच इज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंडिया। वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, वहां पे कंट्रोल इंडिया का है। अरुणाचल प्रदेश पे कंट्रोल किसका, इंडिया का, इंडिया चलाती भी है। लेकिन चाइना क्लेम करती है कि वो जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है ना वो इंडिया का है, ठीक है। वो किसका है, इंडिया, सॉरी, वो चाइना का है। अब इसका लेके तुम्हारा लड़ाई होता है, समझी। इसी का लेके तुम्हारा लड़ाई होता है इंडिया के बीच में और चाइना के बीच में, क्योंकि चाइना बोल रही मेरा है और इंडिया उस पर एडमिनिस्ट्रेटर करती है। तो वहां से मैकमोहन लैंड क्या है, ऐसे है। तो मैकमोहन लैंड का इधर तुम्हारा आता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि इंडिया के पार्ट में आ रहा है, इधर आ रहा है चाइना। तो ये चाइना बोली कि भाई हम ये लैंड को मानते ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम तिब्बत तो आजाद था नहीं, जो तिब्बत साइन कैसे किया, ठीक है ना। तिब्बत ने साइन कैसे किया, आप बताइए। ये बात बोल के वो नहीं मानता इस बात को, ठीक है। और बाकी चाइना तो करता ही बदमाशी, ऐसा बात नहीं है, और इतना जल्दी ग्रो भी कर लिया इस वजह से हार करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश स्टेपलेट वीजा, रुको तो 1 मिनट, हटा देने दो तो हट जाएगा। चाइना क्या किया, चाइना इशू स्टैपलेट वीजा रेसिडेंटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन इंडिया सॉवेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए उसने क्या किया, एक अलग स्टैपल्ड वीजा बनाया, ठीक है, कि वहां के लोग जो है ना वो चाइना आएंगे उस वीजा से, तो इंडिया की सॉवेनिटी तो भंग हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चाइना जाना ठीक है, तो उसको इंडिया से क्या करना पड़ेगा, अपना वीजा बनाना पड़ेगा, है ना, बनाना पड़ेगा, तब वो जाके चाइना जाएगा। लेकिन यहाँ पे चाइना क्या किया, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए कि स्टेपल वीजा बना दिया, कि अगर आप ये वीजा लेकर आएंगे तो हम अपना कंट्री में आपको आने दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इंडिया की सॉवेनिटी और इंटीग्रिटी जो है ना उस पे सवाल उठती है, उस पे खतरा आ सकता है, ठीक है। तो ये भी स्टेपल वीजा किसने स्टार्ट किया था, तो चाइना ने, किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। तो ये भी हम लोग को समझ में आ गया, ये भी लेके लड़ाई होता है, मैकमोहन को लेके भी लड़ाई होता है। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, इसको पिक्चर से पढ़ाएंगे। वैसे यहाँ पे इंडिया का कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको हटा रहे हैं। चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये इंडिया इसका अगेंस्ट है, इंडिया इसका अगेंस्ट, ठीक है। क्यों अगेंस्ट है और देखते हैं। चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इंडिया अपोज चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI, पार्टिकुलरली द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम कल बताए थे बोला तुम लोग को कि गोदावरी पोर्ट से जब तुम्हारे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे बलूचिस्तान गिरगिट का इलाका है, तो जब पाकिस्तान यहाँ से होके ट्रेड करने जाएगा वहां से, तो इंडिया की सॉवेनिटी को खतरा हो सकता है। और ये 2013 में चाइना ने लॉन्च किया था, इसलिए इंडिया इसके अगेंस्ट है। तो ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है। 5 फिंगर पॉलिसी चाइना ने स्टार्ट किया था, कि चाइना का 5 फिंगर है, जिसमें लद्दाख भी चाइना का है, नेपाल भी चाइना का है, सिक्किम भी चाइना का है, भूटान भी चाइना का है, अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का है। नेट में ये क्वेश्चन कैसे आया था मैं बता रही हूँ, बोल रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा 5 फिंगर पॉलिसी आएगी चाइना का, ठीक है। मतलब चाइना ने बोला कि
चाइना ने तिब्बत को देखा कि जो मेरा तिब्बत है ना वो बिल्कुल हथेली के जैसा है और इस हथेली में 5 उंगली है। मान लो कि ये तिब्बत है और तिब्बत में 5 फिंगर है और 5 फिंगर में एक फिंगर का नाम है लद्दाख, दूसरा का नाम है नेपाल, तीसरा का नाम है सिक्किम, एक का नाम है भूटान, एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश और इसी को उन्होंने क्या बोला 5 फिंगर बोला। ठीक है। चाइना बहुत चालाक है, स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट, उसने स्टैरिंग ऑफ पेयर्स बनाया, इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया। इनिशिएटिव इंक्रीज चाइना मिलिट्री presence in Indian Ocean, posing direct challenge to the India maritime security। जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि इंडिया चारों तरफ से घिरा गया और ये जो गोल घेराया तो इसी को नाम दिया गया स्टैरिंग ऑफ पेयर्स। ठीक है। फिर चाइना ने सलामी सिलीजिंग स्ट्रैटेजी स्टार्ट की, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये एक मिलिट्री टर्म है। सलामी सिलीजिंग रेफर टू डिवाइड एंड कनकर स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व इंक्रीमेंटल ट्रेड अलायंस टू ओवरकम ऑपोजिशन एक्वायर न्यू टेरिटरी। कि हम लोग कौन कौन नया मतलब कौन कौन हमारा कॉन्क्वायर इलाका है, किस किस टेरिटरी को हमने नया नया एक्वायर किया है। ठीक है। फिर इन्होंने वाटर सिक्योरिटी भी बना के रखा, चाइना अपने वाटर सिक्योरिटी पे पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ ब्रह्मपुत्र पर। चाइना अपने साइबर सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है। ठीक है, कि कोई उसको भंग ना कर सके। जब चाइना ने बनाया स्ट्रेलिंग ऑफ पेयर्स तो इंडिया ने भी चाइना को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया। चिकन लेग तो भूल ही गई, चिकन लेग भी इसमें कोई स्टोरी था, मुझे छूट गया कल हम देखें लेकिन मेरे माइंड से निकल गया। अच्छे क्वेश्चंस के थोड़ा करवा दूंगी वो। ठीक है। स्टाइलिंग ऑफ पेयर्स किसने बनाया? चाइना ने बनाया। ये क्या है? ये एक मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर नेवल बेस है। इसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया समुद्री रास्ता से। ठीक है ना। और वो किसके किसके साथ स्टार्ट किया, जैसे बांग्लादेश है ना, मतलब ऐसे ऐसे कंट्री जिसे चाइना को चारों तरफ से ऐसे करके घेर लिया, ये इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया, तो इसी को स्टेयरिंग ऑफ पेयर्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसका गोल क्या था कि एनर्जी को सिक्योर करना रूट्स के थ्रू, मतलब समुद्री रास्ता के थ्रू। इंडिया ओशियन फ्रॉम साउथ चाइना सी टू हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गोदावर पोर्ट, हम्बन टोटा, है ना, बीजू बुट्टी और कायकू, अजब सा नाम है, ये सब इलाका इसके अंदर आएगा। ठीक है। तो इंडिया ने भी बोला कि ठीक है हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मिलिट्री कॉपरेशन के थ्रू इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे कंट्री के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट किया और मिलिट्री कॉपरेशन स्टार्ट कर कर नेकलेस ऑफ डायमंड स्टार्ट कर दी। चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना ने जो हम लोगों को मैरीटाइम रास्ता के थ्रू, मैरीटाइम मतलब समुद्री रास्ता से हम लोग को चारों तरफ से घेर लिया है गोल सर्किल के जैसा, तो इंडिया ने भी इस सर्किल को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया। इंडिया ओशन रीजन स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट्स, एंडोबार एंड निकोबार, झाबर और स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, ये सबको के साथ इन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मिलिट्री कॉपरेशन स्टार्ट किया। तो इस तरह से इसने चाइना को काउंटर किया। जब चाइना को काउंटर किया, ठीक है, तो ये पोटेंशियल इनसर्क्यूमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के लिए ही एक तरीका का मतलब चाइना ने स्टार्ट किया था और ये चाइना को काउंटर करने के लिए, उसका मैरीटाइम जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ने के लिए, उसको कॉन्टिमेंट करने के लिए, उसको रुकने के लिए आया था। ये इंडिया को सर्किल करने की, इसका पर्पस क्या था कि इंडिया को हम चारों तरफ से घेर ले। इंडिया का पर्पस क्या था कि चाइना का जो मैरीटाइम एक्सपेंशन है, जो वो समुद्र में जो बढ़ रहा है, समुद्र के सुनो, एक आदमी का ताकत जमीन पर है और एक आदमी का ताकत समुंदर पे पूरा है, तो सबसे ज्यादा ताकत तुमको समुंदर पे मिलेगा, क्योंकि समुंदर में तुमको नेचर का खजाना मिलेगा, समुद्र में तुमको डायमंड मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा, सौ से आना चीज, इसीलिए तो छोड़ता नहीं है, इसीलिए तो इतना जल्दी वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि समुद्र में एक तो मछली मिलती है वो अलग बात है, उसके बाद तुमको एक से एक चीज मिलेगी, नेचुरल रिसोर्सेस मिलेगा, डायमंड मिलेगा, वो सब समुद्र में मिलेगा। तो चाइना का जो मैरीटाइम एक्सपेंशन हो रहा है, चाइना समुद्री रास्ता में बढ़ रही थी, समुद्री ग्रो कर रही थी, है ना, उसी को कॉन्टिमेंट करने के लिए, उसी को रोकने के लिए लाया गया था नेकलेस ऑफ डायमंड। ठीक है। इंडिपेंडेंट चाइना ने स्टार्ट किया था और इसको सपोर्ट बाय द क्वाड ने भी इसको सपोर्ट किया था और आसियान के पार्टनरशिप इन लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया था। मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसे, छोटा करती हूँ तो देखो देखो, ये इंडिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ,
ये इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड है ना, नेकलेस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो ये नेकलेस ऑफ डायमंड में इंडिया यहाँ पे है, झाबर पोर्ट है, सब ये सब ये सब आएगा। तो इस तरह से इंडिया ने अपना इन लोगों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे कर गया। चाइना यहाँ है, तो इसने चाइना को भी चारों तरफ से घेर लिया, देखो ऐसे घेर लिया, ठीक ना, नेकलेस के जैसा, ठीक है। और इसने क्या किया स्टारिंग ऑफ पेयर्स में, देख लो इंडिया यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पे है, चाइना ने क्या किया पाकिस्तान को लेकर, है ना, सबको सब कंट्री को लेकर ऐसे सर्किल बना लिया एकदम गोल जैसा, सर्कल जैसा, इंडिया को ही घेर लिया। बांग्लादेश यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे है, इन लोगों के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था अपना मैरीटाइम रिलेशन। तो इस तरह से स्टारिंग ऑफ पेयर्स गोल सर्कल बन गया था, तो इसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने लाया था। चाइना ने साउथ चाइना सी इज अ हाईली कंटेस्टेड रीजन साउथ ईस्ट एशिया विद अ मेजर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेशन। बोला जो साउथ चाइना सी जो है ना, ये ज्योग्राफिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको $1 ट्रिलियन ट्रेड रूट्स मिलेगा। मतलब सुनो, जो तुम्हारा एक होता है तुम्हारा जमीन के रास्ता से ट्रेड करना, ठीक है, एक होता है तुम्हारा हवा के रास्ते से ट्रेड करना, एक होता है रूट्स के रास्ते से, मतलब समुद्री रास्ता से तुम ट्रेड करना, ठीक है। तो जो एक हो गया सी वे, एक हो गया लैंड वे, रोड वे भी बोल सकती हो जो भी, एक हो गया एयरवे। तुम जब अगर इन तीनों में से अगर तुम चूज करोगे सबसे सस्ता कौन सा है ट्रेड का रास्ता, तो सी वे। अब देखो बोला है कि साउथ चाइना सी में आपको $1 ट्रिलियन ट्रेड रूट्स मिल जाएगा, बहुत सारा मछली मिल जाएगी, फिश ग्राउंड्स मिल जाएगा, ऑयल मिलेगा और गैस रिजर्व भी मिलेगा। टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ये, चाइना एक्सपेंसिव, चाइना बढ़ रहा है, चाइना ने उसको अपना 9-10 लैंड बोल दिया है, 9-10 लैंड, ठीक है, जिसमें से वियतनाम, फिलिपाइन, मलेशिया, ब्रुनोई, ताइवान, चाइना है, सभी है, लेकिन चाइना इसको अपना बोल दिया, तो ये लोग क्लेम करते हैं, ठीक ना। चाइना ने अपना पूरा वहां पे कब्जा करके रखा हुआ है, और वहां से अगर कोई पार होता है ना, तो वो क्या करता है लूट मार मचा देता है, ठीक है। अब लूट मार मचाएगा तो सब बोलता है, वहां से अगर ट्रेड कोई लेके पार हो रहा है, क्योंकि समुद्र रास्ता से इजी पड़ता है, पैसा भी कम लगता है, वो क्या करता है अपने आर्मी से लूट मार करवा देता है। अब बोलता है कि नहीं ये तो क्या नाम है, डाकू लोग किए हैं। जैसे देखो यहाँ पर कहाँ गया, दिखेगा तुमको, जैसे देखो वियतनाम भी है तुम्हारा, लवरीज भी है, थाईलैंड भी है, सब है ना। लेकिन चाइना का किया है साउथ चाइना सी पे अपना कंट्रोल करके रखा है, और यहीं पे उन्होंने 9-10 लैंड खींच दिया है, और ये जो 9-10 लैंड है चाइना का एक्सपेंशन है। जबकि इंडिया इज नॉट अ डायरेक्ट क्लेम, इंडिया इसको डायरेक्ट क्लेम नहीं करती है, साउथ चाइना सी पे नहीं कर सकती है, लेकिन इंडिया इस पे इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि इंडिया का यहाँ पे कोई ये नहीं है काम, यहाँ पे इंडिया नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन इंडिया चाहती है कि वो साउथ चाइना सी पे इंटरफेयर करे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया का। ये एक एक्स्ट्रा है जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बॉक्सर रिवेलियन इन चाइना, 1900 से लेकर 1901 तक का चाइना में बॉक्सर रिवेलियन होता है चाइना में, बस इतने याद कर लो। अच्छा देख लो, द बॉक्सर रिवेलियन वाज द एंटी फॉरेन एंटी क्रिश्चियन अपराइजिंग इन द चाइना, चाइना में जो क्रिश्चियन थे ना वो बहुत बढ़ रहे थे, फॉरेनर जो थे ना वो बढ़ रहे थे, उसी को रोक लगाने के लिए, उसी को खत्म करने के लिए, ये किंग डायनेसिटी के पीरियड में हुआ था, रोकने के लिए बॉक्सर रिवोल्यूशन हुआ था, बॉक्सर रिवोल्यूशन हुआ था चाइना में 1900 से लेकर 1901। ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। चाइना कंप्लीट हुआ, जो कल बचा हुआ वही स्टार्ट करें, फिर पेपर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तुम लोग को चाइना क्लियर हुआ, बताओ तो पहले। हाँ
जिसको याद है उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नया चीज है तो वो भी पढ़ लो, जैसे आरसी को याद होगा तो रिवीजन हो रहा, तो इस सब चीजों पे मत फोकस करना, जो नया पढ़ा रही उस पे फोकस, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन उस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। मतलब ये सुनो, क्लास में तो तुम्हारा रिवीजन हो जा रहा, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जा रहा। अब जो नया चीज आ रहा है, जैसे एमसीक्यू नया आ रहा तो उसको पढ़ो, उसको बैठ के याद करो, पढ़ने का टाइम। अभी तो ऐसे टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे भी, रमजान में क्या टाइम मिलता है। क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लो, उस दिन बचा हुआ था, समझी, क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा माइंड ही हो जाता है। चाइना का क्वेश्चन नहीं लाई, लेकिन पाकिस्तान वाला सॉल्व करो, ये हो गया था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, और उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रही, ये भी हो गया था। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का इवेंट सारा ही पढ़ाया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया हुआ। ऑप्शन 4। और बोलो, कौन बोलना चाहेगा? 4 नंबर। कारगिल का डेट बताओ, कारगिल का डेट। 2000। हाँ, Sorry, गलत बोली, 1999 है कारगिल। कारगिल में 3 इंसिडेंट हुआ था, 1990 में 3 इंसिडेंट हुआ था, बताओ तो क्या। एक तो तुम्हारा ये बस डिप्लोमेसी, लाहौर डिक्लेरेशन, 19 फरवरी 1989, हाँ, उसके बाद कारगिल, लाहौर डिक्लेरेशन 21 फरवरी हाँ 1999, हाँ, तब और शिमला कारगिल एग्रीमेंट, वार जुलाई टू मई, हाँ मई टू जुलाई हाँ तुम सही। पुलवामा अटैक 2019, इंदुस 19, 1960, यूरी 2016, ऐसे याद करो। 1960, 2016, 200। हाँ ठीक है, आगे चलो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट मीनार पाकिस्तान इन लाहौर। अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया ना बार बार। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किया था? छगाई, ऑप्शन 2। छेगाई, हमारे नहीं क्वेश्चन आया हुआ, जल्दी से बता दो, इसमें टाइम नहीं लेना है। ऑप्शन, हाँ बता रहे, दो ठो सेम थे। ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी, जल्दी। हाँ दी, ऑप्शन 1। 1 नंबर। हाँ बिल्कुल सही बोली तुम लोग। चलो, श्रीलंका कंप्लीट हो चुका था, ये भी हो गया था, जल्दी बता दो, रुको छोटा करती। अरे छोटा करने की जरूरत नहीं, हो तो गया, मैच करो। ऑप्शन 1। हाँ ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। फर्स्ट विजिट प्राइम मिनिस्टर, एक 3, हाँ एक ही से बन जाना। देखो ये सब हम तुमको क्या कर रहे हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी और आयर तुमको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। G77 जो है ना, ये तुम्हारा, अगर तुम देखोगी तो ये ना तुम्हारा फॉरेन पॉलिसी में भी आएगा, आयर में। आयर में इसको ऑर्गेनाइजेशन करके पढ़ेंगे, और इन फॉरेन में इसको फॉरेन पॉलिसी करके पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। G77 कब आया था याद करो, 1964। G77 जो है ना, ये डेवलपिंग नेशन का ग्रुप है। डेवलपिंग नेशन याद रखो, डेवलपिंग नेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, डेवलप्ड लिखा हुआ रहेगा तो डेवलप नहीं होगा। डेवलपिंग नेशन का ग्रुप है। ओवर द एयर इट हैज एक्सपेंडेड इट्स मेंबर, द करेंटली अभी जो इसका मेंबर है वो 134 डेवलपिंग नेशन इसके मेंबर है। इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू प्रिसाइड ओवर 27 न्यूयॉर्क। इंडिया पहला ऐसा नेशन था जिसने इसको प्रिसाइड किया था, ठीक है, करवाया था, न्यूयॉर्क में इसका मीटिंग करवाया था। ये याद नहीं करना, इंडिया इसका मेंबर, इतना तुमको याद रखना है। लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है, हालांकि चाइना भी डेवलपिंग कंट्री, लेकिन फिर भी चाइना इसका मेंबर नहीं है, ये चीज याद करना है। चाइना इज नॉट ऑफिशियली मेंबर ऑफ द G77। इसमें जो मेंबर होंगे ना G20 में, लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन द यूनाइटेड नेशन, ये यूएनओ के अंदर एक ग्रुप है,
यूएनओ के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूएनओ के अंदर अपने आप को डेवलपिंग कंट्री स्ट्रांग बनाने के लिए G77 ग्रुप बनाई थी। ठीक है, और ये जो G77 ग्रुप है ये डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? डेवलपिंग कंट्री। समझ में आ गया? किसका ग्रुप है? डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, मैं भी एक दो पढ़ा लेती हूँ तब क्वेश्चन पूछती हूँ। ये इससे भी क्वेश्चन आया था ना अगला बार कि रसिया को कब निकाला गया था, ऐसे करके क्वेश्चन था। हाँ, कि रसिया को कब निकाला गया। G77 ग्रुप ऑफ 7, G7। अभी हम लोग पढ़े G77। G77 का डेट क्या है बताओ तो? 1964। इसके मेंबर कौन है मोस्टली? इंडिपेंडेंट नेशंस। बिल्कुल भी नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज इसके मेंबर है। क्या इंडिया इसके मेंबर है? हाँ, हाँ, तो कौन इसका मेंबर नहीं है? यूएसए, यूके। हाँ, यूएसए को तो डेवलप्ड हो गया, लेकिन चाइना डेवलपिंग होकर भी वो मेंबर। ठीक है, आ जा। हाँ। बोले कि ग्रुप ऑफ 7, इसका ओरिजिन 1975 में हुआ था G6 से। कनाडा जो है 1976 में ज्वाइन करती है और G7 बन जाता है। जी ग्रुप ऑफ 7 है ना, जी ग्रुप ऑफ 7 नहीं था, जी ग्रुप ऑफ 6 था। ठीक है, लेकिन 1976 में एक साल के बाद ही कनाडा आके जुड़ जाती है G77 में, सॉरी G7 में, तब ये G7 बन जाती है। इसका पर ये आया क्यों था ये देखो, एक मिनट मुझे चार्ज लगाने में दो। चलो, इसका पर्पस क्या था? 1973 में ऑयल क्रैशेस हुआ था और फाइनेंशियल क्रैशेस हुआ था। ठीक है ना, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था। और ये ऑयल क्राइसिस हुआ था वही गल्फ कंट्री के इसको ओपेक है ना, ओपेक को कौन कौन जानता है? ओपेक की वजह से हुआ था। ओपेक ने क्या किया था, तेल का जो दाम है ना उसको बढ़ा दिया था। ठीक है ना, तो इसकी वजह से पूरा वेस्टर्न कंट्रीज में तुम्हारा ऑयल क्राइसिस आ गया था 1973 में। इसी को टैकल करने के लिए, इसी को काउंटर करने के लिए 1975 में एडवांस डेवलप कंट्री ने मिलकर बोला कि हम लोग एक G7 ग्रुप बनाते हैं जो किस चीज को टैकल करेगी। अगर अब से जैसे ऑयल क्राइसिस होगा या फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो उसको हम लोग टैकल करेंगे। उसके बाद रसिया जो है वो आके ज्वाइन हो जाती है 1997 में। ठीक है, तब ये बन जाता है G8। लेकिन 2014 में रसिया को एक्सपेल कर दिया जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन में वाला एक्सपेल कर दिया जाता है G7 से, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पे एनेक्सेशन मतलब कब्जा कर लिया था और फिर से ये रिवर्स होकर G7 बन गया। समझ में आ रहा कि पहले तो ये बना 1975 में G6, फिर 1976 में ऐड हो गया कनाडा, तब ये बन गया G7। फिर 1997 में ज्वाइन रशिया, जब रशिया ज्वाइन करता है तो ये बन जाता है G8। लेकिन 2014 में रसिया जो है वो एनेक्स कर लेता है। किसको एनेक्स कर लेता है? क्रीमिया को। इस वजह से रसिया को 2014 में निकाल दिया था। तो G7 का मेंबर कंट्रीज याद करना बिल्कुल ही, G20 का इसका याद करना बिल्कुल ईजी है। मैं बता देती हूँ कैसे याद होगा। MTCR के जो मेंबर है वही इसके भी मेंबर होंगे। भाई तुम देखो, वर्ल्ड वार का स्टोरी सुनो। वर्ल्ड वार में कौन को लड़ाई किया था? USA, मेन एलाइड पावर UK, फ्रांस, रशिया एलाइड पावर में थे, रशिया, चाइना। ये दो को हटा दो, ये तीन को वर्ल्ड वार का पर्सन है। इसके अपोजिट कौन था वर्ल्ड वार में? ये तो एलाइज पावर था, एलाइड पावर, और इधर था एक्सिस पावर। तो वर्ल्ड वार 2 में एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी,
जापान, मेन मेन का मैं नाम लिखी, जापान और तुम्हारा इटली। बताओ, हो गया 6 गो मेंबर याद हो गया, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। याद रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 2 में के ही मेंबर जो मेन मेन मेंबर है वही लोग इसके G7 के मेंबर है, ठीक है। एक और पर्सन जो था कनाडा, जो कि 1976 में आके ऐड हो गई। पर्पस क्या है, सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। Primary purpose of G7 to serve the forum for dialogue coordination among the world most advanced industrialized economic to address influence की ग्लोबल चैलेंज। किसी भी तरह का ग्लोबल चैलेंज होगा, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, ऑयल क्राइसिस आ रहा है ना, तो ये जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक नेशन है ना, वो लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ये किसके रिस्पॉन्स में आई थी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के रिस्पॉन्स में आई थी। 1970s में ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, मतलब ओरिजिनली क्रिएटेड जो हुआ था ऑयल क्राइसिस का 1970 से होना स्टार्ट हो गया था। द इमीडिएटली ट्रिगर 1973 से 1974 में ऑयल एम्बार्गो हुआ। ओपिक ने क्या किया, उसका तेल का जो दाम है ना बढ़ा दिया, ठीक है। इंस्पायर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू द पॉलिसी अलाइनमेंट, एड्रेस ग्लोबल चैलेंज। ग्लोबल चैलेंज क्या था भाई, जैसे कि बोला कि इसका पर्पस ही एक था कि ऑयल क्राइसिस को टैकल करने के लिए आया था, ठीक है ना। ऑयल क्राइसिस के लिए कौन आया था, G7। G77 क्या था, डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप था, और ये देख लो एडवांस डेवलप कंट्री का ग्रुप है, ये मोस्ट एडवांस इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रुप का मेंबर यहाँ मिलेंगे तुम। ये जियो पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि यूक्रेन वार हो रहा तो उस पर ये अपना बात बोलेगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटिव बात बोलेगा, पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करेगा, जैसे कोविड-19 आया था, एनर्जी एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस द डायरेक्शंस डिबेट मल्टीलेटरल बॉडीज लाइक यूएनए, IMF, WTO, G20, इन लोगों के साथ क्या करता है, डायरेक्ट डिबेट करता है और नॉर्म्स और बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए बात करते हैं, ये कैसे कैसे सब चीज ट्रेड टेक्नोलॉजी ये सब ठीक करने के लिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्राइसिस के मतलब रैपिड रिस्पांस ग्रुप, मतलब ये क्या है कि अगर फिर से अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, ऑयल क्राइसिस आ रही है, तो ये ग्रुप क्या करेगी, तेजी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ठीक है। foster multilateral cooperation, build consensus-based decision in global governance without binding treaties, encourage collaboration non-member nations through the outreach season। बोले देखो भाई, इसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर इसके कोई नेशन नहीं है और ऐसे नेशन जो कि G7 का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी उसके साथ लड़ाई हो रहा है, तो हम लोग कॉपरेट करेंगे उनके साथ, कोलैबोरेशन करके लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। G4, G4 कंट्री में 4 लोग आते हैं, इसका नाम है बिग जी, बिग जे। बी से ब्राजील, आई से इंडिया, जी से जर्मनी और जे से जापान, ठीक है। ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान, ठीक है। ये क्यों आई थी, इसका पर्पस क्या था, इसको ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि G4 का पर्पस क्या था, ठीक है। G4 का पर्पस था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट सीट चाहिए था। इन्होंने डिमांड की कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिफॉर्म किया जाए, है ना। आई 2005 में, ठीक है। अगर तुझसे पूछे कि G4 कब आया था तो 2005, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ रहा ना, बोलो पहले। हाँ 2005 में ना। हाँ हाँ हाँ, याद रखना, बातचीत तो 4 से स्टार्ट हो गया था लेकिन ये 5 में आ गया था, ठीक है। तो पर्पस क्या है दीदी? पर्पस है इसको, इसका पर्पस था कि हम लोगों को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना उसमें हमको परमानेंट सीट चाहिए, और PY की क्वेश्चन यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ, जी ग्रुप 4 है ना, जी ग्रुप 4 है ना। G4 कंट्रीज का पर्पस क्या था, इनको परमानेंट सीट चाहिए था, सीट चाहिए था कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए था, ठीक है, इसलिए आया था।
इन्होंने बोला कि परमानेंट सीट कैसे जाएगा जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं, 5 है। तो इनका इनका क्या नाम था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 है उसको रिफॉर्म कीजिए, चेंज कीजिए, 5 से 6 कीजिए, 7 कीजिए, जितना करना है कीजिए, उसको चेंज कीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए और हम लोगों को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट चाहिए। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट नहीं है, बल्कि वो जो टेम्प्रोरी होता है ना 2 मंथ वाला वो बनता है। ठीक है, अब इसी के अपोजिट इसको अपोज करने के लिए आई कॉफी क्लब, यूनाइटिंग फॉर ए कंसिस्टेंस, इसको कॉफी क्लब को बोलेंगे यूनाइटिंग फॉर ए कंसिस्टेंस टू काउंटर G4 पुश द परमानेंट मेंबरशिप। G4 की जो मेंबर कंट्रीज है ना उनको हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप बनने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हारा आया है कॉफी क्लब। और ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई, मैं देख लेती हूँ और है तो मैं कराते हैं, पीडीएफ कंप्लीट कर दी। इधर डॉक्टर पढ़ाऊंगी जो अभी मैं एशिया आशियान लिखी थी ना, आशियान नहीं मिला मुझे। ये वाला इस बार क्वेश्चन आया था, हम देखें आया थी कि नहीं, आरसी बताओ। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी, हाँ ये वाला आया था और ये मैं तुम लोग को अगले बार करवाई भी थी, ठीक है ना। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल छोटा छोटा है, लास्ट में छोटे छोटे करवा देते रहे, उसके बाद पेपर 1 स्टार्ट करेंगे, है ना, 1:30 बजे। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ये 20, अभी मैं पूछूंगी सबका क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है। 25 मई 1981 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर रियाद सऊदी अरबिया है। इसमें 6 मिडिल ईस्ट कंट्री है और ये अरब पेनिसुलियन रीजन में है, या वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में है, ठीक है ना। इसके सिक्योरिटी डिफेंस का नाम है तुम्हारा पेनिसुला सैलिड सैलिड फोर्स, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे एससीओ का एक ग्रुप है जिसको हम लोग राइट्स बोलते हैं, है ना। उसी तरह जियो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का डिफेंस है, सिक्योरिटी अलायंस है, जिसको पेनिसुला सैलिड फोर्स बोलते हैं, सैलिड फोर्स बोलते हैं। और ये जो पेनिसुला सैलिड फोर्स है इसको 1984 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके मेंबर कंट्री एक बार हम लोग याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, देख लो मेंबर कंट्री आया हुआ एग्जाम में। अच्छा इस बार तो तुम्हारा आया था गल्फ से, लेकिन इसका मेंबर कंट्री भी PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे देख लो, ये थोड़ा याद करना डिफिकल्ट है। सऊदी अरबिया, UAE, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, सारा ही मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। अब ये तुम लोग बताओ G7 कब आई थी? 1964 नहीं, 1975 में आई थी। 1970 कनाडा कब आके ऐड हुई थी? 1976 में रशिया कब ऐड हुई थी? 1997। एक्सपेल कब किया गया था रशिया? 1997 हाँ, निकाल कब किया है? 2014। ये हो गया। पर्पस क्या था? जो क्राइसिस है ना ऑयल क्राइसिस के लिए आया था, बस ऑयल क्राइसिस के लिए आया था, इसको टैकल करने के लिए। जी, कंट्री का नाम बताओ, कौन कौन इसमें कंट्री है? USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। हाँ और पूरा बताइए। USA UK बताई, फ्रांस बताई, जापान बताई, जर्मनी बताई, और एक और कौन था? इटली था, जर्मनी, इटली, और ये कनाडा। 1976 में फिर कनाडा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। G4 जो है वो क्यों आई थी? G4 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के लिए। हाँ मेंबर बनने के लिए। G4 का मेंबर कंट्री का नाम बता। ब्राजील, इंडिया, हाँ जापान, जर्मनी, हाँ, जर्मनी। कॉफी क्लब किसके अगेंस्ट आए थे? क्या उन लोग जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट
प्लेस ना मिले उसके G4 के अगेंस्ट आई थी, डायरेक्ट शॉर्टकट है, G4 के अगेंस्ट आई थी। क्यों बोली? क्योंकि बोली कि देखिए भाई G4 में तुम्हारा बिग जी है। बिग जी मतलब क्या? जर्मनी भी है, जापान भी है, ये लोग तो वर्ल्ड war 2 का मेन ही रिस्पॉन्सिबल है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वही मेंबर बनेगा जो पीस बना रही थी। इंडिया बन सकता है, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि इंडिया ने कभी ऐसे लेवल पे कुछ ये नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जर्मनी या जापान तो वर्ल्ड war 2 का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये लोग G4 में है, तो इसलिए कॉफी क्लब इसके अगेंस्ट में आता है कि इन लोगों को हम बनने नहीं देंगे। ठीक है, अब तुम्हें बचा यूएसए और यूके और रशिया, है ना, 3 कंट्री। देखती हूँ कल वो कंप्लीट लगता है, देखिए इधर आओ, मुझे बोलो गल्फ। इसका जल्दी से मुझे डेट बता दो खाली। 25 में 1981 मेंबर कंट्री, हेडक्वार्टर रियाद अरबिया रियाद रियाद और सऊदी अरबिया। ठीक है, मेंबर बताओ। सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, यूएई, देख लो, यूएई, कुवैत, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, बहरीन, सारा ही मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, आसियान बड़ा है, तो मैं आसियान आज नहीं पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी। आसियान बड़ा है क्योंकि आसियान में इंडिया के रेफरेंस में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, और तोड़ तोड़ के पढ़ाने से ठीक लगता नहीं है, बड़ा है ना। देखो इतना दूर तक है, मेकोंग गंगा पढ़ाती हूँ। मेकोंग गंगा नहीं पढ़ाई हूँ ना अभी तक। PYQ क्वेश्चन है मेकोंग गंगा। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो है ये 10 नवंबर, याद करो, 10 नवंबर 2000 में आई है, वियतनाम लाओस में। याद करो, मेकोंग गंगा का डेट क्या है? 10 नवंबर 10 नवंबर 2000 फर्स्ट मेकोंग मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुआ था? वियतनाम लाओस में। मेंबर कंट्रीज है इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ये सारा ही साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, खाली इंडिया साउथ का है। ये सारा आसियान कंट्री है, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। आसियान का मेंबर कंट्री याद होगा तो मेकोंग गंगा का भी याद हो जाएगा। ठीक है, इंडिया खाली अलग है। इंडिया जो है, इंडिया का गंगा, साउथ ईस्ट का मेकोंग रिवर, ठीक है ना, इन सब के लिए आए थे। मेकोंग गंगा इसलिए भी स्टार्ट किया गया था कि ये जो कंट्री है ना, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे कंट्री के लोग एक दूसरे टूरिज्म बन के आएंगे, एक दूसरे साथ कल्चर शेयर करेंगे, एजुकेशन शेयर करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इंडिया ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया और यहीं पर प्रमोट किया लुक ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अभी भले बातचीत करें तो उसको वो फीलिंग आ रहा है कि हाँ मेरे से इन लोग से दोस्ती हो सकती है। मेकोंग गंगा जब आया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर थे तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हुआ।